मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पर विशेषण। हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिए हैं अभी तक। जो ग्रामर के टॉपिक थे उनमें हमने वर्ण विचार वर्णमाला को पढ़ लिया है। शब्दकोश या जिसे कहते हैं कोश क्रम, ये भी हमने पढ़ लिया है। संज्ञा हमने पढ़ लिया, सर्वनाम हमने पढ़ लिया है। आज विशेषण को पढ़ेंगे। साथियों, मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये बहुत डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको वहां पर विदेशी शब्द और लगभग जो है एक तरह से बहुत अच्छा वो टॉपिक शब्द वर्गीकरण मैंने आपको बहुत तगड़ा पढ़ाया था, स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसी तरह से विशेषण का टॉपिक भी जब आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इतना डिटेल में और इतना सटीक और इतना अच्छा। ये मेरा वादा है। बस आप नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपको नोट्स लेना है, जैसे ग्रामर के नोट्स हैं ये रहे, आपको हैंड रिटन नोट्स है, पूरे ग्रामर के नोट्स है। रीड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन नोट्स को जरूर मंगवाएं। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ग्रामर के एकदम सटीक नोट्स है साथियों, पूरा हैंड रिटन नोट्स है, देखिए आप। इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ शुरू करने के पहले, ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं। वन लाइनर हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र इसके अंदर है। इसकी तरह से हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, ये भाग 1 और भाग 2 यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ये हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, ये भाग 1 और भाग 2 में आएंगे। ये भी पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये देखिए। तो इस तरह से साथियों आप लोगों के लिए ही मेहनत की गई है। बाकी अब आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चले हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं विशेषण की ओर। तो विशेषण आप सबको पता है कि विशेषण किसे कहते हैं, सबको पता है। लेकिन मैं वादा करता हूं अगर आपने इतनी डिटेल से विशेषण को समझा है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। कहीं भी किसी भी कोर्स को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप मस्त होकर के पढ़िए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन भी मैं बहुत सारे यहाँ पर करवाने वाला हूँ। चलिए देखिए, विशेषण। विशेषण जो शब्द है वो एक तरह से आप सबको पता है कि विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना एक तरह से। लेकिन यहाँ पर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर वी तो उपसर्ग है, सास धातु है और अन यहाँ पर प्रत्यय है, तो ये विशेषण बनता है। इस तरह से यहाँ पर क्या बना है, विशेषण बना है। तो याद रखना, यहाँ पर विशेषण में वी उपसर्ग है, सास धातु है और अन यहाँ पर प्रत्यय है। बिना हलंत वाला जो अन है वो यहाँ पर प्रत्यय होगा, अच्छे से याद रखना। तो उपसर्ग प्रत्यय धातु सब मैंने आपको बता दिया। विशेषण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है मेरे साथियों, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषता बताने वाला। विशेषण की अगर परिभाषा की बात करूं तो आप सबको पता है कि विशेषण की जो पहली परिभाषा होती है, वे शब्द जो संज्ञा या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यह परिभाषा हमें 100% पता है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है विशेषण की परिभाषा को, राम ईमानदार हैं, तो बताओ राम, राम एक यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है ईमानदार शब्द से, तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण हुआ। तो ईमानदार शब्द यहाँ क्या है, विशेषण है। इसी तरह से नई पुस्तक है, तो नई यहाँ पर क्या विशेषण है, वह ईमानदार है, तो वहां पर ये वह सर्वनाम है और ईमानदार यहाँ पर विशेषण है। तो ये जो शब्द हैं ये विशेषण होते हैं। इसी तरह से इसकी दूसरी परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या कहती है, देखो दूसरी परिभाषा है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताई गई है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बता दी थी। दूसरी परिभाषा कहती है कि वे शब्द जो संज्ञा के अर्थ को, वे शब्द जो संज्ञा के अर्थ को सीमित, अव्याप्त, मर्यादित, संकुचित करते हैं। सीमित का मतलब होता है कम करना, मर्यादित करना उसको अच्छा बनाना, संकुचित करना छोटा करना। इस तरह से अगर ये अर्थ होता है, संज्ञा के अर्थ की बात की जा रही है, संज्ञा के अर्थ को सीमित करता है, अव्याप्त करता है, मर्यादित करता है, संकुचित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आपको नहीं मिलेगी ये परिभाषा, गारंटी है मेरी, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु जो
रहे हैं उनकी बुक्स से बहुत ज़बरदस्त तरीके से नोट्स मैंने बनाए हैं, और उससे बाहर तो कुछ भी जाएगा नहीं मुझे लग रहा है। कुछ नहीं जाएगा, आप निश्चिंत होकर के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। मेरे से पढ़ने वाला डिटेल से पढ़ेगा, मैं आपको बता दूं। हर किसी की ये नहीं है कि वो इतना डिटेल से पढ़ सके, नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे भग जाएंगे, मुझे पता है ये चीज। लेकिन जो बंदा डिटेल से पढ़ने में विश्वास करता है वो हमेशा सक्सेस होता है, वो कभी भी कहीं भी मात नहीं खाता, ये बात ध्यान रखना। चलिए, यहाँ पर जैसे है मेरी गाय, आदिम पुरुष, पुरानी पुस्तक, विषय। अब देखो मेरी गाय यानी कि गाय शब्द यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, तो मेरी शब्द यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेषण है। इसी तरह से आदिम मनुष्य, आदिम शब्द क्या है, विशेषण है। इसी तरह से पुरानी पुस्तक, तो पुरानी शब्द क्या है, विशेषण है। इसी तरह से हम बात करते हैं अब विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने होते हैं, आप सबको पता है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं मूल रूप से, मुख्य रूप से 4 ही भेद होते हैं। विशेषण के मूल या मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, और आपको पेपर में पूछा जाए तो आपको यही बताना है, ठीक है। तो चलिए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, या संकेत या सार्वनामिक विशेषण। साथियों में इसे लिखूंगा टाइम ही खराब होगा, बस आपको समझाना है तो है, वो मैं समझाने का काम आपको कर ही रहा हूं। लिख करके आपको बताऊं वो टाइम खराब करने वाली बात है, इसलिए लिखा हुआ है, आप नोट्स बनाते जाइए। मैंने समझा दिया, बस आप बात खत्म, आपको समझ में आ गई चीजें। और लिखिए, रीट वालों के लिए भी जानदार नोट्स चाहिए, रीट वाले ध्यान से सुन लेना, जो भी लेवल 1 का एग्जाम, लेवल 2 का एग्जाम दे रहे हैं ना, हिंदी उनके जो सब्जेक्ट है लेवल 2 वालों के लिए अच्छे नोट्स हैं। बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी वालों के लिए तो खतरनाक है नोट्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से विशेषण के भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के हमारे क्या हो गए, भेद हो गए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर बहुत तगड़ी बात करने वाले हैं, शायद आपको मिलेगा नहीं ये। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण के भेद। अब गुणवाचक जो विशेषण है उसके कितने भेद बताए गए हैं, 10 भेद बताए गए हैं। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने भेद हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कितने भेद बताए गए, 10 भेद बताए गए। आपको रटने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं। क्या याद करना है वो आपको मैं बता दूं। एक तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, दोनों की दोनों ही, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। गुणवाचक विशेषण के जो भेद है, गुणबोधक है यानी कि जो गुण बताते हैं, दोष बोधक दोष बताते हैं, रंग बोधक है रंग बताने वाला, आकार प्रकार बताने वाला, अवस्था बताने वाला, दिशा दशा, आकृति, स्वाद, स्पर्श, काल और गंध। इस तरह से जो भी अपनी विशेषता बता रहा है, चाहे वो गुण की हो, दोष की हो, रंग की हो, आकार की हो, अवस्था की हो, दिशा की हो, दशा की हो, आकृति की हो, गंध की हो, स्वाद की हो, स्पर्श की हो, ये सभी क्या हो जाते हैं, एक तरह से भेद बन जाते हैं, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि कितने भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं, बस इतना याद रख लेना। स्पर्श भी है, वैसे काल बोध भी है, गंध भी है, तो ये 10 11 12 जो भी है, इनके भेदों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी के मैं आपको भेद बता रहा हूं। तो गुणवाचक विशेषण के मैंने आपको बता दिए 10 12 भेद यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के हैं, ये देख लो। गंध बोधक तक है, काल बोधक, स्पर्श बोधक, स्वाद बोधक, आकृति, दशा, दिशा, अवस्था, आकार, रंग, दोष, गुण। बोधक का मतलब ज्ञान कराना, बोध मतलब ज्ञान कराना, ठीक है। और परिमाण, अब दूसरा विशेषण आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे समझेंगे, पहले आप नोट्स में जो है इन सभी के भेद लिख लीजिए, ताकि आपको एक साथ सारे भेद पता रहे, ठीक है ना। तो परिमाण का मतलब वैसे भी नाप तोल होता ही है, आपको मैंने बता भी रखा है। तो परिमाणवाचक विशेषण के भेद, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह से फिर संख्यावाचक विशेषण आ जाता है। संख्यावाचक जो तीसरा भाग है, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। फिर इसके बाद में अब यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी यहाँ पर 2 भेद होते हैं। निश्चित
संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। याद रखना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, पूर्ण निश्चित और अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद में फिर पूर्ण निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण में कितने भेद हो जाते हैं? 7 भेद हो जाते हैं। जो पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके भी 7 भेद होते हैं। क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, विप्सावाचक, समुदायवाचक, संग्रहवाचक या प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक और गणना बोधक या गणनावाचक। इस तरह से जो पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके भी फिर 7 भेद यहाँ पर गिने जाते हैं। तो क्रम, आवर्ती, विप्सा, समुदाय, संग्रह, प्रत्येक और गणना, तो ये 7 भेद इसके हो जाएंगे। अब लास्ट बचा है सर्वनाम के अंदर, जो लास्ट भेद है वो आप सबको पता है क्या होता है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। क्या अभी मैं केवल आपको क्या बता रहा हूं? सबके भेद बता रहा हूं, फिर एक एक को हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ये सबके भेद हैं। ठीक है, लास्ट है संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण के क्या भेद होते हैं? तो इसके दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसको समझेंगे क्या चीज होती है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी केवल इसके भेद देख लीजिए। तो संकेत या सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से मौलिक सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, निश्चित, निश्चित निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो कितने भेद हो गए? मौलिक सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण, आपने यही पढ़ा होगा अब तक, मैं आपको बता देता हूं, और सभी जगह यही पढ़ाया जाता है, ये गारंटी है मेरी। लेकिन आप सोचिए हमारे क्वेश्चन इन टॉपिक के गलत भी क्यों हो जाते हैं? अगर वहां आ गया आपके बताओ इसमें मौलिक सार्वनामिक विशेषण, बताओ इसमें कौन सा है, फिर क्या करोगे? समस्या हो गई ना। तो इसलिए पढ़ो, डिटेल से पढ़ो, एक बार पढ़ लो, उसके अलावा कहीं भी चैलेंज आपको कोई भी नहीं कर सकता। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं, निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ये आगे पढ़ेंगे क्या होता है, प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से जो सार्वनामिक विशेषण है उसका दूसरा भाग है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद हैं, एक तो होता है निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से भेदों के नाम तो वही है, भेदों के नाम तो वही है, बस यहाँ मौलिक सार्वनामिक विशेषण जुड़ गया और यहाँ पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण जुड़ गया, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो ये सारे ही जो सर्वनाम के जितने भी थे ये भेद अभी तक हमने देखे हैं, भेद सारे देख लिए। अब एक एक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले गुणवाचक सार्वनामिक विशेषण, सॉरी गुणवाचक विशेषण आएगा। सबसे पहला विशेषण क्या था? गुणवाचक विशेषण था। उसके कितने भेद बताए थे हमने? 10 से 12 भेद हमने वहां पर बताए थे। तो बस उसी के अनुसार गुणवाचक विशेषण समाप्त हो जाता है। तो चलिए गुणवाचक विशेषण को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे बेस्ट बात ये रही आपकी, ये रहा गुणवाचक विशेषण। अब इसमें क्या बड़ी बात है भाई? कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपने पढ़ा हुआ है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो चलिए गुणवाचक विशेषण अब है मेन चीज। अभी तक तो हमने क्या किया है, सारे भेद देखे हैं, सारे भेद हमने समझे हैं। तो नोट्स बनाते जाइए भाई, कमेंट आना चाहिए सर हम नोट्स बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर है, वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, रंग, अवस्था, दिशा, दशा, आकार, काल, गंध, स्पर्श, स्वाद आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहां पर यह क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत सी बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है कि गुण दोष का बोध किस सर्वनाम में किया जाता है? गुण दोष का बोध किस सर्वनाम में किया जाता है? इस तरह से प्रश्न बन के आ जाता है। प्रश्न कैसे आता है? गुण दोष का बोध किस किस विशेषण में किया जाता है? सर्वनाम में नहीं, किस विशेषण में किया जाता है? किस
विशेषण में किया जाता है, किस विशेषण में किया जाता है। तो ऑप्शन दे देगा वो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपको दे दिया उसने संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं ना, संकेतवाचक विशेषण। इसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण दे दिया उसने, क्या दे दिया, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा दे दिया उसने संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण दे दिया उसने। तो इस तरह से विशेषण के 4 भेद दे देगा वो, और आपसे पूछ लेगा बताओ तो गुण दोष का बोध किस में होता है, तो गुणवाचक विशेषण में होता है। बहुत सी बार हम ये गलती करके बैठ जाते हैं, अरे यार गुणवाचक विशेषण में होगा क्या, लेकिन ये यहाँ पर सही है। तो इस तरह से भी आप लोगों को इनकी डेफिनेशन भी थोड़ी थोड़ी याद रखनी है कि वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या प्राणी के गुण दोष रंग अवस्था दिशा दशा आकार काल गंध स्पर्श स्वाद आदि का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है और आगे बढ़ना है। अब आता है गुणवाचक विशेषण के भेद। आप लोगों को पता है मैंने 10 से 12 भेद आपको पहले बता दिए थे, बस अब उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो गुणवाचक विशेषण ये रहा आपका, गुणवाचक विशेषण के भेद कितने बताए थे, 10 से 12 भेद बताए थे। तो सबसे पहला भेद था गुणबोधक। गुणबोधक मतलब जो गुणों को बताया जा रहा है, वे शब्द जिनसे किसी के गुण का बोध हो, बोध का मतलब क्या होता है, ज्ञान हो। वे शब्द जिनसे किसी के गुण का बोध होता है। जैसे अब ये गुणवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, सुंदर, अच्छा, भला, परिश्रमी, ईमानदार, दयालु, कृपालु, त्यागी, समर्पित, ऐसे शब्द हैं या नहीं है, बताओ। सारे गुणवाचक शब्द है ना। देखो मैंने यहाँ पर कहा महेश सुंदर है, उसका गुण है। महेश अच्छा है, महेश भला व्यक्ति है, महेश परिश्रमी है, ईमानदार है, दयालु है, महेश कृपालु है, महेश त्यागी है, महेश समर्पित व्यक्ति है। तो ये इस तरह के शब्द सारे के सारे किस में आएंगे, गुणबोधक में आएंगे। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से दोष बोधक में वहां पर आ जाए आपका, बताए गुणवाचक विशेषण में सुंदर शब्द जो है वो किस में गिना जाएगा, गुणबोधक में गिना जाएगा। इसी तरह से जिन जिन शब्दों से किसी के दोषों का बोध हो, जिन शब्दों से किसी के क्या हो, दोषों का बोध किया जाए, वहां पर वो क्या होता है, दोष बोधक गुणवाचक विशेषण होता है। तो इसमें जैसे भला बुरा, भला तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि भला तो गुणवाचक में आ जाएगा। बुरा, बेईमान, आलसी, कामचोर, ये ऐसे शब्द हैं जो दोष बता रहे हैं, उसके अंदर ये गलत चीजें हैं, गलत आदतें हैं, ये उसमें दोष हैं। क्या है, भला, भला तो फिर किस में चला जाए, भला होना हम तो गुण है, लेकिन बुरा, बेईमान, आलसी, कामचोर, ये ऐसे शब्द हैं। बुरा, बेईमान, आलसी, कामचोर, ये सारे के सारे शब्द किस में गिने जाएंगे, दोष बोधक में गिने जाएंगे। तो याद रखना इसको, हो जाएगा, यहाँ पर कोई संशय नहीं है। चलिए अब इसी तरह से अगला आ जाता है रंग बोधक। रंग बोधक में क्या है, रंग बोधक में माय डियर स्टूडेंट, चलिए रंग बोधक में देखो यहाँ पर जिनसे किसी के रंग का बोध होता है, जैसे हरा, नीला, पीला, सफेद, सारे रंग के बात आ जाएगी, वो रंग बोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से 4th नंबर पे आता है स्वाद बोधक, जिनसे किसी वस्तु के स्वाद का बोध होता है, खट्टा, मीठा, खारा, तिक्त, तिक्त मतलब तीखा, चटपटा, ये सारे सब क्या है, ये स्वाद बोधक है। इसी तरह से स्पर्श वाली बात आ जाएगी, अगर हम लोग स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श में देखो कैसे आता है, यहाँ पर देखो 5वें नंबर पर है स्पर्श बोधक, जिससे स्पर्श का बोध होता हो, जिससे गर्म है, स्पर्श किया तो पता लगा ना यार गर्म है, स्पर्श किया तो पता लगा ना यार ठंडा है। तो ये होते हैं स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण। तो गर्म, ठंडा, कोमल, कठोर, खुरदरा, मुलायम, चिकना, ये कैसे पता लगा, स्पर्श करने से पता लगा, लेकिन है तो गुणवाचक विशेषण है ना भाई। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से गंध पर आ जाइए, गंध बोधक में क्या हो जाएगा, जिनसे किसी की गंध का बोध होता है, जैसे किसी भी आपने उसको सूंघ कर देखा यार खुशबूदार है, आपने बोला यार बदबूदार है, आपने बोला यार सुगंधित है, आपने बोला दुर्गंधित है। तो ये सारी चीजें कहां से, आपने उसको सूंघा,
आपने उसको सुगंध को देखा कि यार ये ऐसा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये गंध बोधक विशेषण हो गया। फिर आता है आपका आकार बोधक विशेषण। 7वें नंबर पर क्या है, आकार बोधक विशेषण है। इसमें क्या होगा, जिनसे किसी के आकार का बोध होता है, किसी के आकार का बोध हुआ तो आकार बोधक विशेषण हो गया। लेकिन है तो गुणवाचक में, ये सब गुणवाचक में गिने जाएंगे। इनमें से कुछ भी पूछा जाए आपको गुणवाचक विशेषण लगाना है। जैसे छोटा, बड़ा, टिगना, विशाल, ये आकार है या नहीं है। टिगना है मतलब उसका आकार छोटा है, वो बड़ा है इसका मतलब उसका आकार बड़ा है, उसका आकार टिगना है मतलब छोटा है। विस्तृत है, लंबा है, चौड़ा है, संकीर्ण है, ऊंचा है, नीचा है, ये ऐसे शब्द हैं जो आकार को बताते हैं, लेकिन ये उसका गुण है। ये चीज ध्यान रखना। फिर आगे आता है आकृति बोधक, जो किसी की आकृति का बोध कराता है। आकृति आप समझते हो, त्रिभुजाकार, चतुर्भुज, इस तरह से गोलाकार, अर्धचंद्राकार, बेलनाकार, वर्गाकार, चौकोर, त्रिभुजाकार, ये सब क्या बता रहे हैं, आकृति का बोध करा रहे हैं। तो आकार बोधक हो जाएगा, यानी कि आकृति बोधक हो जाएगा, इसलिए यहां पर कोई टेंशन नहीं है, पर गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे। अगला आता है काल बोधक, जो समय के, यानी कि ऐसे शब्द जो समय का बोध करवाते हैं, वो भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ध्यान दीजिए, जिनसे किसी के काल यानी कि समय का बोध हो, जैसे नया है, पुराना है, मतलब कैसा है, वो समय बता रहा है। पिछला समय मैंने पुराना हो गया, आने वाला समय यानी कि अभी का जो समय हो सकता है वो अभी देखा हो आपने तो नया हो गया। तो नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, अर्वाचीन, नूतन, पुरातन, अधुनातन, ऐतिहासिक, पौराणिक, ये ऐसे शब्द हैं जो समय का बोध करवा रहे हैं, ऐसे शब्द हैं जो काल का बोध करवा रहे हैं, इसका मतलब ये भी गुणवाचक में आएगा। फिर दिशा बोधक आ गया। दिशा बोधक में क्या आएगा, जिनसे किसी की दिशा का बोध होता हो, जैसे उत्तरी दिशा, उत्तरी भारत, ठीक है, भारत संज्ञा है और उत्तरी शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो उत्तरी भारत है, दक्षिण भारत है, पश्चिमी, पूर्वी, दाएं, बाएं, ये सब क्या है, दिशाएं हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से हम लोग अवस्था वाली बात भी कर लेते हैं, जिनसे किसी की अवस्था का बोध हो, अवस्था का बोध, जिनसे किसी अवस्था का बोध होता है, तो वहां पर क्या होता है, अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण होता है। तो जैसे गैसीय, तरल, ठोस, ये किस अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, किस अवस्था में था, तरल अवस्था में था, किस अवस्था में था, गैसीय अवस्था में था। तो यह अवस्था वाली बात हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, मेरे हिसाब से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। तो अवस्था बोधक हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आपने बोला यहाँ पर बालक, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर, ये सब क्या है, अवस्थाएं हैं। बालक कैसा है, बूढ़ा, अब यहां पर बताया आपने बूढ़ा, अधेड़, युवा, तरुण, ये सब क्या है, अवस्थाएं हैं। बूढ़ा, अधेड़, युवा, तरुण, ये सब भी अवस्थाएं हैं। तो अवस्थावाचक में भी गुणवाचक विशेषण ही होता है। बालक के, बालक है वो उसकी अवस्था है, वृद्ध है वो बूढ़ा है, ये भी उसकी अवस्था है, प्रौढ़ है, किशोर है, जवान हो गया। अकेले होने पर जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन अगर ये जो शब्द हैं, अगर ये अकेले ही आते हैं तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है, फिर वहां पर फिर अवस्था बोधक में नहीं आएंगे, याद रखना। बालक, वृद्ध, प्रौढ़ और किशोर अगर ये अकेले आते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। और अगर साथियों ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के साथ आते हैं तो फिर विशेषण में गिने जाएंगे, इसलिए इनको मोस्ट लगा लेना। बालक, वृद्ध, प्रौढ़ और किशोर अकेले आएंगे तो जातिवाचक में, संज्ञा और सर्वनाम के साथ आएंगे तो किसमें गिने जाएंगे, ये विशेषण में गिने जाएंगे, याद होना चाहिए आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कोई भी बात किसी को भी वाक्य के साथ ऐड करके देख लीजिए, तो फिर वो वृद्ध, वृद्ध व्यक्ति, अब यहाँ व्यक्ति शब्द भी संज्ञा है, व्यक्ति शब्द भी संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ आ रहा है तो विशेषण है, और वृद्ध जा रहा है तो फिर ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, यहां तक कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब दशा बोधक में आ जाइए। दशा बोधक में क्या होता है, जिनसे किसी की दशा का बोध होता है, जिनसे किसी की क्या होता है, दशा का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दशा बोधक कहेंगे। इसमें जैसे दशा बोधक में कैसा है, उसकी दशा कैसी है, वो स्वस्थ है, वो निरोगी है, बीमार है, दुर्लभ है, कमजोर है। लेकिन अमीर, ये भी दशाबोधक होता है, अमीर और गरीब भी दशाबोधक होता है। लेकिन एक बात याद रखना, अकेले होने पर इनको जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। अगर उसने बोला अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, अब ये संज्ञा के साथ आया, इसका मतलब ये विशेषण है। उसने बोला गरीब व्यक्ति, संज्ञा के साथ आया, इसका मतलब ये क्या है,
विशेषण है, और गरीब जा रहा है तो फिर यहाँ पर ये शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। अकेले होने पर इनको जातिवाचक संज्ञा में गिना जाता है। याद हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम के साथ आने पर ये क्या हो जाएंगे? विशेषण, और अकेले होने पर ये क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे, और वो भी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या मुझे लगता नहीं है कि आपको होगी, नहीं होनी चाहिए। अब अगला विशेषण आता है परिमाणवाचक विशेषण। अगला विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे, जो अगले क्लास में देखेंगे साथियों। कैसे लगे नोट्स आप जरूर बताइएगा, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और आपको अगर पूरा का पूरा जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, तो वो कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर है। आप वहां पर जाकर के कोर्स ले सकते हैं। 1000 रुपए का प्राइज है शायद। टेस्ट सीरीज भी वहां पर है, सफलता या परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज है। सफलता टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की है, और परिणाम के नाम से सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, यही प्यार आप बनाए रखें।